अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। इस चैनल से हम मुख्तलिफ मारूफ शायरों और अदीबों की तख्लीक़ात को पेश करते हैं और इसके साथ साथ चंद मालूमाती वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश की गई। इस वक्त हम मारूफ अफसाना निगार सआदत हसन मंटो का एक अफसाना आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है ब्लाउज। दोस्तों, सआदत हसन मंटो अदबी दुनिया में किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी तहरीरों में हकीकत का रंग नजर आता है और उन्होंने जो कुछ लिखा बेसाख्ता लिखा है। शायद यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी में उनके हम असर अदीबों ने उनको कभी कबूल नहीं किया और हमेशा तनकीद का निशाना रहे। लेकिन उनकी वफात के बाद उनका मकाम खुलकर सामने आया और उनकी तहरीरों ने जब अपना आप लोगों पर जाहिर किया तो आज वो एक मंजे हुए और मारूफ अदीब की हैसियत से उभर कर सामने आते हैं। चलिए आज देखते हैं उनका अफसाना ब्लाउज। कुछ दिनों से मोमिन बहुत बेकरार था। उसका वजूद कच्चा फोड़ा सा बन गया था। काम करते वक्त बातें करते हुए हत्ता के सोचने पर भी उसे एक अजीब किस्म का दर्द महसूस होता था। ऐसा दर्द जिसको अगर वो बयान भी करना चाहता तो ना कर सकता। बाज़ औक़ात बैठे बैठे वो एकदम चौंक पड़ता। धुंधले धुंधले ख्यालात जो आम हालतों में बेआवाज़ बुलबुलों की तरह पैदा होकर मिट जाया करते हैं, मोमिन के दिमाग में बड़े शोर के साथ पैदा होते और शोर ही के साथ फटते। इसके दिलो दिमाग के नर्म और नाजुक पर्दों पर हर वक्त जैसे खारदार पाँव वाली चींटियां सी रेंगती रहती। एक अजीब किस्म का खिंचाव उसके अज़ा में पैदा हो गया था जिसके बायस उसे बहुत तकलीफ होती थी। इस तकलीफ की शिद्दत जब बढ़ जाती तो उसके जी में आता कि अपने आप को एक बड़े से हावन में डाल दे और किसी से कहे मुझे कूटना शुरू कर दे। बावर्ची खाना में गरम मसाला को कूटते वक्त जब लोहे से लोहा टकराता और धमकियों से छत में एक गूंज सी दौड़ जाती तो मोमिन के नंगे पैरों को ये लर्जिश बहुत भली मालूम होती। पैरों के जरिए से ये लर्जिश उसकी तनी हुई पिंडलियों और रानों में दौड़ती हुई उसके दिल तक पहुंच जाती, जो तेज हवा में रखे हुए दिए की लौ की तरह कांपना शुरू कर देता। मोमिन की उम्र 15 वर्ष की थी, शायद 16वां भी लगा हो। उसे अपनी उम्र के मुतल्लिक सही अंदाजा नहीं था। वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का था जिसका लड़कपन तेजी से जवानी के मैदान की तरफ भाग रहा था। इसी दौड़ ने जिससे मोमिन बिल्कुल गाफिल था उसके लहू के हर कतरे में सनसनी पैदा कर दी थी। वो इसका मतलब समझने की कोशिश करता मगर नाकाम रहता। उसके जिस्म में कई तब्दीलियां रूनुमा हो रही थी। गर्दन जो पहले पतली थी अब मोटी हो गई थी। बाहों के पट्टों में ऐंठन सी पैदा हो गई थी। कंठ निकल रहा था। सीने पर गोश्त की तह मोटी हो गई थी और अब कुछ दिनों से पिस्तानों में गोलियां सी पड़ गई थी। जगह उभर आई थी जैसे किसी ने एक एक बंटा अंदर दाखिल कर दिया है। इन उबारों को हाथ लगाने से मोमिन को बहुत दर्द महसूस होता था। कभी कभी काम करने के दौरान में गैर इरादी तौर पर जब उसका हाथ इन गोलियों से छू जाता तो वो तड़प उठता। कमीज के मोटे और खुरदरे कपड़े से भी उसको तकलीफ दे सरसराहट महसूस होती थी। गुसल खाने में नहाते वक्त या बावर्ची खाना में जब कोई और मौजूद ना हो, मोमन अपने कमीज के बटन खोल कर इन गोलियों को गौर से देखता, हाथों से मसलता, दर्द होता, टीसें उठती, जैसे जिस्म फलों से लदे हुए पेड़ की तरह जोर से हिलाया गया। कांप कांप जाता, मगर उसके बावजूद वो इस दर्द पैदा करने वाले खेल में मशगूल रहता। कभी कभी ज्यादा दबाने पर ये गोलियां पिचक जाती और उनके मुंह से एक लेसदार लुआब निकल आता। उसको देखकर उसका चेहरा कान की लवों तक सुर्ख हो जाता। वो ये समझता कि इससे कोई गुनाह सरजद हो गया है। गुनाह और सवाब के मुतल्लिक मोमिन का इल्म बहुत महदूद था। हर वो फेल जो एक इंसान दूसरे इंसान के सामने ना कर सकता हो, उसके ख्याल के मुताबिक गुनाह था। चुनांचे जब शर्म के मारे उसका चेहरा कान के लौं तक सुर्ख हो जाता
तो वो झट से अपनी कमीज के बटन बंद कर लेता और दिल में अहद करता कि आइंदा ऐसी फजूल हरकत कभी नहीं करेगा। लेकिन इस अहद के बावजूद दूसरे या तीसरे रोज तखलीए में वो फिर इस खेल में मशगूल हो जाता। मोमन से सब घर वाले खुश थे। बड़ा मेहनती लड़का था। जब हर काम वक्त पर कर देता तो किसी को शिकायत का मौका कैसे मिलता। डिप्टी साहब के यहाँ इसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन इस कलील अरसे में उसने घर के हर फर्द को अपनी मेहनत कश तबीयत से मुतासर कर लिया था। 6 रुपए महीने पर नौकर हुआ था, मगर दूसरे महीने ही उसकी तनख्वाह में 2 रुपए बढ़ा दिए गए थे। वो इस घर में बहुत खुश था, इसलिए कि उसकी यहाँ कदर की जाती थी, मगर अब कुछ दिनों से वो बेकरार था। एक अजीब किस्म की आवारगी उसके दिमाग में पैदा हो गई थी। उसका जी चाहता था कि सारा दिन बेमतलब बाजारों में घूमता फिरे या किसी सुनसान मकाम पर जाकर लेटा रहे। अब काम में उसका जी नहीं लगता था, लेकिन इस बेदिली के होते हुए भी वो काहली नहीं बरतता था। चुनाचे यही वजह है कि घर में कोई भी उसके अंदरूनी इंतशार से वाकिफ नहीं था। रजिया थी तो वो दिन भर बाजा बजाने, नई नई फिल्मी तर्जें सीखने और रिसाले पढ़ने में मसरूफ रहती थी। उसने कभी मोमन की निगरानी ही ना की थी। शकीला अलबत्ता मोमन से इधर उधर के काम लेती थी और कभी कभी उसे डांटती भी थी, मगर अब कुछ दिनों से वो भी चंद ब्लाउजों के नमूने उतारने में बेतरह मशगूल थी। ये ब्लाउज उसकी एक सहेली के थे, जिसे नई नई तराशों के कपड़े पहनने का बेहद शौक था। शकीला उससे 8 ब्लाउज मांग कर लाई थी और कागजों पर उनके नमूने उतार रही थी। चुनाचे उसने भी कुछ दिनों से मोमन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। डिप्टी साहब की बीवी सख्त गीर औरत नहीं थी। घर में 2 नौकर थे, यानी मोमन के अलावा एक बुढ़िया भी थी, जो ज्यादातर बावर्ची खाने का काम करती थी। मोमन कभी कभी उसका हाथ बटा दिया करता था। डिप्टी साहब की बीवी ने मुमकिन है मोमन की मुस्तैदी में कोई कमी देखी हो, मगर उसने मोमन से इसका जिक्र नहीं किया था। और वो इनकलाब जिसमें मोमन का दिलो दिमाग और जिस्म गुजर रहा था, इससे तो डिप्टी साहब की बीवी बिल्कुल गाफिल थी। चूंकि उसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए वो मोमन की जहनी और जिस्मानी तब्दीलियों को नहीं समझ सकती। और फिर मोमन नौकर था। नौकरों के मुतालिक कौन गौर व फिक्र करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो तमाम मंजिलें पैदल तय कर जाते हैं और आसपास के आदमियों को खबर तक नहीं होती। मोमन का भी बिल्कुल यही हाल था। वो कुछ दिनों से मोड़ मुड़ता जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर आ निकला था, जो ज्यादा लंबा तो नहीं था, मगर बेहद पुरखतर था। इस रास्ते पर उसके कदम कभी तेज तेज उठते थे, कभी हौले हौले। वो दरअसल जानता नहीं था कि ऐसे रास्तों पर किस तरह चलना चाहिए। उन्हें जल्दी तय करना चाहिए या कुछ वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर की चीजों का सहारा लेकर तय करना चाहिए। मोमन के नंगे पांव के नीचे आने वाले शबाब की गोल गोल चिकनी बट्टियां फिसल रही थीं। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता था, इसीलिए बेहद मुस्तरब था। इस इज़्तिराब के बायस कई बार काम करते करते चौंक कर वो गैर इरादी तौर पर किसी खूंटी को दोनों हाथों से पकड़ लेता और उसके साथ लटक जाता। फिर इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि टांगों से पकड़कर उसे कोई इतना खींचे कि वो एक महीन तार बन जाए। ये सब बातें उसके दिमाग के किसी एक गोशे में पैदा हुई थी कि वो ठीक तौर पर इनका मतलब नहीं समझ सकता था। गैर शऊरी तौर पर वो चाहता था कि कुछ हो। क्या हो? बस कुछ हो। मेज पर करीने से चुनी हुई प्लेटें एकदम उछलना शुरू कर दे। केतली पर रखा हुआ ढकना पानी के एक ही उबाल से ऊपर उड़ जाए। नल की जस्ती नाली पर दबाव डाले तो वो दोहरी हो जाए और उसमें से पानी का एक फवारा फूट निकले। इसे एक ऐसी जबरदस्त अंगड़ाई आए कि उसके सारे जोड़ अलहदा अलहदा हो जाएं और उसमें एक ढीलापन पैदा हो जाए। कोई ऐसी बात वकूफ पजीर हो जो इसने पहले कभी ना देखी हो। मोमन बहुत बेकरार था। रजिया नई तर्ज सीखने में मशगूल थी और शकीला कागजों पर ब्लाउजों के नमूने उतार रही थी। जब उसने ये काम खत्म कर लिया तो वो नमूना जो इन सब में अच्छा था सामने रखकर अपने लिए उद्दी साटन का ब्लाउज बनाना शुरू कर दिया। अब रजिया को भी अपना बाजा और फिल्मी गानों की कॉपी छोड़कर उस तरफ मतवज्जो होना पड़ा। शकीला हर काम बड़े एहतमाम और चाव से करती थी। जब सीने पर रोने बैठती तो उसकी नशिस्त बड़ी पुर इत्मीनान होती थी।
अपनी छोटी बहन रजिया की तरह वो अफरा तफरी पसंद नहीं करती थी। एक एक टांका सोच समझ कर बड़े इत्मीनान से लगाती थी ताकि गलती का इम्कान न रहे। पैमाइश भी उसकी बहुत सही थी, इसलिए कि पहले कागज काट कर फिर कपड़ा काटती थी। यूं वक्त ज्यादा सरफ होता था, मगर चीज बिल्कुल फिट तैयार होती थी। शकीला बड़े जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। हाथ बहुत गुदगुदे थे। गोश्त भरी मखरूती उंगलियों के आखिर में हर जोड़ पर एक एक नन्हा गड़ा था। जब मशीन चलाती थी तो ये नन्हे नन्हे गड़े हाथ की हरकत से कभी कभी गायब भी हो जाते थे। शकीला मशीन भी बड़े इत्मीनान से चलाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी 2 या 3 उंगलियां बड़ी नरमी के साथ मशीन की हथी घुमाती थीं। कलाई में एक हल्का सा खम पैदा हो जाता था। गर्दन जरा उस तरफ झुक जाती थी और बालों की एक लट जिसे शायद अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह नहीं मिलती थी, नीचे फिसल आती थी। शकीला अपने काम में इस कदर मुनहविक रहती कि उसे हटाने या जमाने की कोशिश ही नहीं करती थी। जब शकीला ऊदी साटन सामने फैलाकर अपने माप का ब्लाउज तराशने लगी तो उसे टेप की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उनका अपना टेप घस घसाकर अब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोहे का घास मौजूद था, मगर उससे कमर और सीने की पैमाइश कैसे हो सकती थी। उसके अपने कई ब्लाउज मौजूद थे, मगर अब चूंकि वो पहले से कुछ मोटी हो गई थी, इसलिए सारी पैमाइश दोबारा करना चाहती थी। कमीज उतार कर उसने मोमन को आवाज दी। जब वो आया तो उससे कहा, जाओ मोमन, दौड़कर 6 नंबर से कपड़े का गाज ले आओ। कहना शकीला बीबी मांगती है। मोमन की निगाहें शकीला की सफेद बुनियान के साथ टकराईं। वो कई बार शकीला बीबी को ऐसी बुनियानों में देख चुका था, मगर आज उसे एक अजीब किस्म की झिझक महसूस हुई। उसने अपनी निगाहों का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट में कहा, कैसा गज बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज। एक गज तो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये लोहे का है। एक दूसरा गज भी होता है कपड़े का। जाओ 6 नंबर में जाओ और दौड़ के उनसे ये गज ले आओ। कहना शकीला बीबी मांगती है। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने यह गज उसके हाथ से लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, इसे अभी वापस ले जाना। फिर वो अपनी बहन रजिया से मुखातिब हुई। इन लोगों की कोई चीज अपने पास रख ली जाए तो वो बुढ़िया तकाजे कर करके परेशान कर देती है। इधर आओ, ये गज लो और यहाँ से मेरा माप लो। रजिया ने शकीला की कमर और सीने का माप लेना शुरू किया तो उनके दरमियान कई बातें हुई। मोमन दरवाजे की दहलीज में खड़ा तकलीफ दे खामोशी से ये बातें सुनता रहा। रजिया, तुम गज को खींच कर माप क्यों नहीं लेती? पिछली दफा भी यही हुआ। तुमने माप लिया और मेरे ब्लाउज का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्सा पर अगर कपड़ा फिट ना हो आए तो इधर उधर बगलों में झोल पड़ जाते हैं। कहाँ का लूं, कहाँ का ना लूं? तुम तो अजीब मखमस में डाल देती हो। यहाँ का माप लेना शुरू किया था तो तुमने कहा जरा और नीचे का लो। जरा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी? भाई वाह, चीज के फिट होने ही में तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखो, कैसे फिट कपड़े पहनती है। मजाल है जो कहीं शिकन पड़े। कितने खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे कपड़े। लो अब माप लो। ये कहकर शकीला ने सांस के जरिए अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो सांस रोक कर उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा खारिज की तो मोमन को ऐसा महसूस हुआ उसके अंदर रबड़ के कई गुब्बारे फट गए हैं। उसने घबरा कर कहा, गज लाइए बीबी जी, दे आऊं। शकीला ने उसे झड़क दिया, जरा ठहर जाओ। ये कहते हुए कपड़े का गाज उसके नंगे बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उसे उतारने की कोशिश की तो मोमिन को इसकी सफेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, मगर यह गुच्छा उसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी उसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि ये काले काले बाल उसकी मूछें बन जाएं। बचपन में वो भुट्टों के काले और सुनहरी बाल निकाल कर अपनी मूछें बनाया करता था। उनको अपने बालाई होंठ पर जमाते वक्त जो सरसराहट उसे महसूस हुआ करती थी, इसी किस्म की सरसराहट इस ख्वाहिश ने उसके बालाई होंठ पर और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया था और बगल छुप गई थी, मगर मोमन अब भी काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। उसके तस्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और बगल में ही उसके स्याह बाल जानते रहे। थोड़ी देर के बाद शकीला ने मोमन को गज दे दिया और कहा, जाओ वापस दे आओ।
कहना बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमन गाज वापस देकर बाहर सेन में बैठ गया। उसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक वो उनका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा ट्रंक खोला, जिसमें उसने ईद के लिए नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढक्कना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची, तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नहा धोकर और ये नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीबी के पास जाए और उसे सलाम करे। उसकी लट्ठे की शलवार किस तरह खड़खड़ करेगी, और उसकी रूमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने उसका फुंदना आ गया, और फुंदना फौरन ही उन काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला की बगल में देखा था। उसने कपड़ों के नीचे से अपनी नई रूमी टोपी निकाली और उसके नर्म और लचकीले फुंदने पर हाथ फेरना शुरू किया ही था कि अंदर से शकीला बीबी की आवाज आई, मोमिन। मोमिन की जबान में लुकनत पैदा हो गई। नहीं बीबी जी। तो क्या कर रहे थे? कुछ कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर करते होगे। शकीला ये सवाल किए जा रही थी, मगर उसका ध्यान असल में ब्लाउज की तरफ था, जिसे अब इसे कच्चा करना था। मोमन ने खिसियानी हंसी के साथ जवाब दिया। ट्रंक खोल कर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिला कर हंसी। रजिया ने भी उसका साथ दिया। शकीला को हंसते देखकर मोमन को एक अजीब सी तस्कीन महसूस हुई, और इस तस्कीन ने इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा की कि वो कोई ऐसी मुज़हिका खेज तौर पर अहमकाना हरकत करे जिससे शकीला को और ज्यादा हंसने का मौका मिले। चुनाचे लड़कियों की तरह झीम कर और लहजे में शर्माहट पैदा करके उसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। शकीला ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या करोगे उस रुमाल को? मोमन ने झीम कर जवाब दिया, गले में बांध लूंगा बीबी जी, बड़ा अच्छा मालूम होगा। यह सुनकर शकीला और रजिया दोनों देर तक हंसती रहीं। गले में बांधोगे तो याद रखना इसी से फांसी दे दूंगी। ये कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, और रजिया ने कहा, कमबख्त ने मुझे काम ही बुला दिया। रजिया, मैंने इसे क्यों बुलाया था? रजिया ने जवाब न दिया, और वो नई फिल्मी तर्ज गुनगुनाना शुरू कर दी जो वो 2 रोज से सीख रही थी। इस दौरान में शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमन को क्यों बुलाया था। देखो मोमन, मैं तुम्हें ये बुनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों के पास जो एक दुकान नई खुली है ना, वही जहाँ तुम इस दिन मेरे साथ गए थे, वहाँ जाओ और पूछ के आओ कि ऐसी 6 बुनियानों का वो क्या लेगा। कहना हम 6 लेंगे, इसलिए कुछ रायत जरूर करे। समझ लिया ना? मोमिन ने जवाब दिया, जी हाँ। अब तुम परे हट जाओ। मोमिन बाहर निकलकर दरवाजे की ओर में हो गया। चंद लम्हात के बाद बुनियान उसके कदमों के पास आ गिरा, और अंदर से शकीला की आवाज आई, हम इसी किस्म की, इसी डिजाइन की बिल्कुल यही चीज लेंगे, फर्क नहीं होना चाहिए। मोमन ने बहुत अच्छा कहकर बुनियान उठा लिया, जो पसीने के बायस कुछ कुछ गीला हो रहा था, जैसे किसी ने बाप पर रखकर फौरन ही हटा लिया हो। बदल की बू भी इसमें बसी हुई थी। मीठी मीठी गर्मी भी थी। ये तमाम चीजें उसको बहुत भली मालूम हुई। वो इस बुनियान को, जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम था, अपने हाथों में मसलता बाहर चला गया। जब बाओ बाओ दरियाफ्त करके बाजार से वापस आया तो शकीला ब्लाउज की सिलाई शुरू कर चुकी थी। इस ऊदी साटन के ब्लाउज की, जो मोमिन की रूमी टोपी के फुंदने से कहीं ज्यादा चमकीली और लचकदार थी। ये ब्लाउज शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूट गई तो नई सुई लाने के लिए। शाम के करीब जब शकीला ने दूसरे रोज पर बाकी काम उठा दिया, तो वो धागे के टुकड़े और ऊदी साटन की बेकार कतरें उठाने के लिए भी उसे बुलाया गया। मोमन ने अच्छी तरह जगह साफ कर दी, बाकी सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर साटन की चमकीली कतरें अपनी जेब में रख ली, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो इनका क्या करेगा। दूसरे रोज उसने जेब से कतरें निकाली और अलग बैठकर उनके धागे अलग करने शुरू कर दिए। देर तक वो इस खेल में मशगूल रहा, हत्ता के धागे के छोटे छोटे टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। उसको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसके तसव्वुर में शकीला की वही बगल थी, जिसमें उसने काले काले बालों का एक छोटा सा गुच्छा देखा था।
उस दिन भी उसे शकीला ने कई बार बुलाया। उदी साटन के ब्लाउज की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था तो उस पर सफ़ेद धागे के बड़े बड़े टांके जा बजा फैले हुए थे। फिर उस पर इस्त्री की गई जिससे सब शिकनें दूर हो गईं और चमक भी दुबाला हो गई। उसके बाद कच्ची हालत ही में शकीला ने उसे पहना, रजिया को दिखाया, दूसरे कमरे में श्रृंगार मेज के पास आईने में खुद को हर पहलू से अच्छी तरह देखा। जब पूरा इत्मीनान हो गया तो उसे उतारा, जहां जहां तंग या खुला था वहां निशान बनाए, उसकी सारी खामियां दूर की, एक बार फिर पहन कर देखा। जब बिल्कुल फिट हो गया तो पक्की सिलाई शुरू की। उधर साटन का ये ब्लाउज सिया जा रहा था, उधर मोमन के दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालों के टांके से उधड़ रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता और उसकी निगाहें चमकीली साटन के ब्लाउज पर पड़ती तो उसका जी चाहता कि वो हाथ से छू कर उसे देखे, सिर्फ छू कर ही नहीं बल्कि उसकी मुलायम और रुएदार सतह पर देर तक हाथ फेरता रहे, अपने खुरदरे हाथ। उसने इस साटन के टुकड़ों से उसकी मुलायमत का अंदाजा कर लिया था। धागे जो उसने टुकड़ों से निकाले थे और भी ज्यादा मुलायम हो गए थे। जब उसने उनका गुच्छा बनाया तो दबाते वक्त उसे मालूम हुआ था कि इनमें रबड़ की सी लचक भी है। वो जब भी अंदर आकर ब्लाउज को देखता उनका ख्याल फौरन उन बालों की तरफ दौड़ जाता जो उसने शकीला के बगल में देखे थे। काले काले बाल। मोमन सोचता था क्या वो भी इस साटन ही की तरह मुलायम होंगे। ब्लाउज बिलाखर तैयार हो गया। मोमन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था कि शकीला अंदर आई। कमीज उतार कर उसने पलंग पर रखी। उसी के नीचे इसी किस्म का सफेद बुनियान था जिसका नमूना लेकर मोमन भाव दरियाफ्त करने गया था। उसके ऊपर शकीला ने अपने हाथ का सिला हुआ ब्लाउज पहना, सामने के हुक लगाए और आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमन ने फर्श साफ करते हुए आईना की तरफ देखा। ब्लाउज में अब जान सी पड़ गई थी। एक दो जगह पर वो इस कदर चमकता था कि मालूम होता था साटन का रंग सफेद हो गया है। शकीला की पीठ मोमन की तरफ थी जिस पर रीढ़ की हड्डी की लंबी छुरी ब्लाउज फिट होने के बायस अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया थी। मोमन से रहा न गया, चुनाचे उसने कहा, बीबी जी आपने दर्जियों को भी मात कर दिया है। शकीला अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई मगर वो रजिया की राय तलब करने के लिए बेकरार थी, इसलिए वो सिर्फ अच्छा है ना कहकर बाहर दौड़ गई। मोमन आईने की तरफ देखता रह गया जिसमें ब्लाउज का स्याह और चमकीला अक्स देर तक मौजूद रहा। रात को जब वो फिर उस कमरे में सुराही रखने के लिए आया तो उसने खूंटी पर लकड़ी के हैंगर में उस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। चुनाचे आगे बढ़कर पहले उसने गौर से देखा, फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए यूं लगा कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रुएं पर हौले हौले बिल्कुल हवाई लफ्ज की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वो सोया तो उसने कई ऊट पटांग ख्वाब देखे। डिप्टी साहब ने पत्थर के कोयलों का एक बड़ा ढेर उसे कूटने को कहा। जब उसने एक कोयला उठाया और उस पर हथौड़े की जरब लगाई तो वो नरम नरम बालों का एक गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले रंग काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ना शुरू हुए, बहुत ऊपर जाकर फिर फटने लगे। फिर आंधी आ गई और मोमन की रूमी टोपी का फुंदना कहीं गायब हो गया। फुंदने की तलाश में वो निकला, देखी अनदेखी जगहों में घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आना शुरू हुई। फिर न जाने क्या हुआ, एक काली साटन के ब्लाउज पर उसका हाथ पड़ा। कुछ देर वो उस धड़कती हुई चीज पर अपना हाथ फेरता रहा, फिर दफातन हड़बड़ा कर उठ बैठा। थोड़ी देर तक तो वो कुछ न समझ सका कि क्या हो गया है। उसके बाद उसे खौफ और ताज्जुब और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ। उसकी हालत उस वक्त अजीबोगरीब थी। पहले उसे तकलीफ दे हरारत महसूस हुई थी मगर चंद लम्हात के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म में रेंगने लगी। दोस्तों, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना ब्लाउज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।